गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। इसमें सब कुछ जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सब बुक में लिखा हुआ है आपकी, तो आप साथ के साथ में बुक भी रीड करते रहना। ये थोड़े ऑर्गेनाइज्ड और समरी टाइप नोट्स हैं जिससे हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो संघीय व्यवस्था का अर्थ है जब किसी देश में जो सरकार की शक्तियों का विभाजन होता है ना, वो हम इस तरीके से कर दें कि जैसे राज्य सरकार की कुछ अलग मतलब राज्य सरकार को शक्तियाँ दे दी और केंद्र सरकार को शक्तियाँ दे दी। तो इस तरीके से जब हम सत्ता का विभाजन कर देते हैं सत्ता की शक्तियों का, तो इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अब देखो, सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के आधार पर शासन प्रणाली के दो रूप पाए जाते हैं कि किस तरीके से शक्तियों का वितरण हो रहा है, ठीक है, और किन स्तरों पर हो रहा है। मतलब देखो, एक होती है संघात्मक शासन प्रणाली, एक होती है एकात्मक शासन प्रणाली। यानी जब केंद्र और केंद्र की इकाइयाँ मतलब जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, है ना, और केंद्र हैं, तो इनमें शक्ति का जो है हमने विभाजन कर दिया। ठीक है, संविधान द्वारा इनमें शक्तियों का विभाजन हो गया कि राज्य सरकार को शक्तियां दे दी, केंद्र सरकार को शक्तियां दे दी। तो इस शासन प्रणाली को कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। ये कहाँ देखने को मिलती है? अमेरिका, भारत। और एकात्मक शासन प्रणाली होती है कि सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार में ही होती है। ठीक है, केंद्रीय सरकार को ही देते हैं सारी शक्तियां। तो इसके एग्जाम्पल हैं ब्रिटेन, इटली, जापान। अब संघीय व्यवस्था जो है ना, वो भी दो तरीके से होती है। ठीक है, पहले तरीके में क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिल करके एक बड़ा देश बनाती हैं। यानी ये समझ लो, छोटे छोटे राज्य मिल करके एक बड़ा देश बनाते हैं। जैसे अमरीकी संघ यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसमें क्या है, सारे स्टेट्स की अपनी अपनी अलग इंडिपेंडेंट है, उसमें जो जो कंट्रीज हैं वो अपने आप अपने में इंडिपेंडेंट है, लेकिन उन्होंने मिल करके एक बड़ा यूनियन बना रखा है। जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और एक होती है जिसमें एक बड़ी राजनीतिक इकाई होती है, जैसे कोई बड़ा देश है, ठीक है, और वो अच्छे से मतलब एक बड़ा देश है, कार्यकुशलता की दृष्टि से क्या हुआ, छोटे छोटे देशों मतलब छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। जैसे भारत एक बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन अच्छे से चल सके, काम अच्छे से हो सके, इसके लिए हमने उसे राज्यों में विभाजित कर दिया है। लेकिन राज्य स्वयं में स्वतंत्र थोड़ी है। ठीक है, वो किससे जुड़े हुए हैं? भारत देश से ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है, अब वो जो पहला वाला तरीका हमने पढ़ा, उसमें जो है वो कंट्रीज जो जिन्होंने मिलकर के बड़ी इकाई बनाई है, उनके पास हक है, अधिकार है कि वो उससे अलग हो सकती है, उनका अपना अलग अस्तित्व है। लेकिन भारत में जैसे भारतीय संघ जैसा एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक है, भारत में संविधान द्वारा ही संघीय शासन की स्थापना की गई है कि इस तरीके का शासन होगा। तभी आप देखोगे कि संविधान में शब्द लिखा हुआ है राज्यों का संघ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? राज्यों का संघ, ना कि संघवाद। इसका मतलब ये है कि सब राज्यों का मिल करके एक ये गठन बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें राज्य अलग नहीं हो सकते। भारत में संविधान लागू करते समय एक केंद्रीय और 14 प्रांतों की सत्ता स्थापित कर संघीय ढांचे को मूर्त रूप प्रदान दिया गया था। अभी भारत में वर्तमान में भारतीय संघ में अब देखो 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अब वापस जम्मू कश्मीर को हटा करके 2 उसकी जो यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी, तो ये हो गए कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद देखो, संघीय इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है कि शासन प्रणाली कितने तरीके की होती है, संघीय व्यवस्था कितने तरीके की होती है। फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये आता है कि कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को संघवाद बनाती हैं, मतलब संघीय व्यवस्था बनाती हैं, और कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को एकात्मक बनाती हैं। यानी जब ऐसी, इसमें अपन को ये बताना है कि भारत में जो संघवाद है उसमें भले ही हमने शक्तियों का विभाजन किया हो, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा शक्तियाँ किसको दी हैं? केंद्र को दी है। यानी शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में है। ठीक है, तो किसी भी संघीय शासन की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो यही होती हैं कि लिखित, कठोर एवं सर्वोच्च संविधान। किसको सर्वोत्तम मानते हैं? संविधान को मानते हैं। लिखित है, कठोर है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संघीय शासन के गौण लक्षण मतलब कि जो छिपे हुए लक्षण हैं, कहीं पर हो सकते हैं, कहीं पर नहीं हो सकते। तो वो है दोहरी नागरिकता, द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका जैसे हमारी है ना, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, और संप्रभुता का दोहरा प्रयोग। संप्रभुता का दोहरा प्रयोग मतलब कि कहीं कहीं पर, जिसमें आपको बताया ना कि राज्य अलग हो सकते हैं या देश अलग हो सकते हैं, वो अपने में स्वतंत्र होते हैं वो। अब देखो, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण, अगर आपसे पूछे कि भारत एक संघवाद है कैसे, तो आपको ये चीज़ें बतानी है। अगर आपसे पूछे कि भारत संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, तो आपको क्या क्या बतानी है? सबसे पहले आपको संघात्मक लक्षण बताने हैं भारत के, और फिर एकात्मक लक्षण बताने हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत अर्ध संघवाद है यानी आधा संघवाद है,
तो इसमें हमें बताना है कि ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं, इसीलिए आधा संघवाद है। यानी इन सारे क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा, जिसमें हम थोड़े से संघवाद के लक्षण बताएंगे और फिर एकात्मक लक्षण बताते हुए बताएंगे कि केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो पहला देखो, शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सब में विषय डाले गए हैं कि किस विषय पर कौन सी सरकार जो है वो क्या कर सकती है, वो कानून बना सकती है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कोई भी सरकार हो उसको शासन किसके हिसाब से करना होगा, संविधान के हिसाब से करना होगा। ठीक है, जैसे अब देखो संविधान की सर्वोच्चता जरूरी नहीं है सब जगह हो। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालयों को सर्वोच्च माना गया है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान को इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, क्योंकि संविधान से ही सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राज्य सरकारों को शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है, संविधान से प्राप्त हो रही है। लिखित, हमारा सब कुछ लिखित संविधान है हमारा, और कठोर संविधान है, इतनी आसानी से कोई भी उसे बदल नहीं सकता। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो इन दोनों के प्रभाव से स्वतंत्र होकर काम करती है। न्यायपालिका बता रखा है ना आपको कि अब मतलब चेक्स एंड बैलेंस है, यानी चेक कर देती है कि इनका कोई काम गलत तो नहीं है, नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, जो हमने पढ़ा था न्यायपालिका वाले चैप्टर में। तो ये सारा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसमें एक एक दो दो लाइनें पढ़ना, इसको आपको एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, तो देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन भत्ते आदि पर संसद एवं संघीय व्यवहार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं कलेजियम व्यवस्था से, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। वैसे बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि एक तो हमारा संविधान एक है, अलग, बस जम्मू कश्मीर का अलग था, अब तो नहीं है। ठीक है, पहले अलग था, बाकी पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में इस तरीके से है कि कुछ अपवर्ती विषय हैं। अपवर्ती विषय मतलब जो तीनों सूचियों में से कहीं नहीं है, उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र को है। साथ ही साथ मान लो राज्य एक समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का नहीं। साथ ही में देखो आपातकाल के प्रावधान कुछ इस तरीके से हैं कि जब आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत जब इसमें क्या कहते हैं, हाँ, इमरजेंसी लागू होती है, आपातकाल लागू होता है, तो उसके बाद सारी जो शक्तियां हैं वो किसके हाथ में आ जाती हैं, उस वक्त केंद्र के हाथ में आ जाती है। केंद्र सरकार चाहे जैसे मर्जी राज्य सरकार को काम करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, फिर संविधान संशोधन में भी राज्यसभा की, राज्यों की इतनी भूमिका नहीं है। सदन में साधारण बहुमत से जो है एक नॉर्मल बिल की तरह जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो पास हो सकता है। संविधान संशोधन का जो बिल है वो पारित हो सकता है, उसमें राज्यों की सहमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राज्यों का परिसीमन, राज्यों का अगर नाम वगैरह बदलना है वो भी बिना उनकी परमिशन के लिया जा सकता है। ठीक है, एकल नागरिकता भी लिख सकते हो कि अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, एक तो पूरे यूएसए की नागरिकता और यूएसए में जिस कंट्री के हो उसकी नागरिकता, लेकिन भारत में केवल एक ही नागरिकता है। ठीक है, इसको हम और देख लेंगे। यहाँ तक का काम हो गया है, एक बार इसको बुक से अच्छे से आप रीडिंग लगा लें, और कोई भी डाउट हो तो मंडे को स्कूल में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।